Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear viewers. Today we are going to discuss computer security, copyrights, and the law. I am your host शाहिद शहजाद बाजवा. बेसिकली हमें ये देखना है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, देन उसके लिए क्या कॉपीराइट्स हैं आपके पास, और उसके साथ उसके अगेंस्ट कौन से लॉज भी आपके पास मौजूद हैं. तो इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे. और आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक हम जिससे स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंप्यूटर क्राइम. लेट्स सी व्हाट इज़ कंप्यूटर क्राइम. बेसिकली हम क्या कहते हैं, 1970s और 80s में जब हम थोड़ा सा बैक जाके देखते हैं तो उस वक्त के जो लोग थे वो जो कंप्यूटर क्राइम करते थे या जिनको हम आम तौर पर हैकर्स के नाम पे जानते हैं, उनको एज सच कोई ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता था कि ये कुछ रॉन्ग कर रहे हैं या इलीगल वर्क हो रहा है, इसलिए कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन कंसीडर किए जाते थे, जिनको एक लेवल दिया जाता था कि जी दे हैव एक्सपर्टीज और वो ये मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं. और फिर जो इलीगली काम करने वाले लोग होते थे वो क्या करते थे, इन लोगों को बाकायदा हायर करते थे और इनकी एक्सपर्टीज को यूज़ करते हुए अपना कोई ना कोई टारगेट अचीव करते थे. तो एज सच कोई लॉ इतना ख़ास नहीं था और उससे ये हुआ कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो और स्ट्रांग हुई और इन्होंने अपनी फील्ड में बाकी लोगों को भी ऐड करके एज ए ऑर्गेनाइजेशन काम करना शुरू कर दिया. अब इनका बेसिक टारगेट क्या होता है, जो कंप्यूटर क्राइम्स करते हैं उनका बेसिक टारगेट ये होता है कि वो इलीगल वे में आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, या किसी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या इंडिविजुअली किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को ये एक्सेस कर लेते हैं. फिर क्या होता है कि ये या तो कुछ केसेस में देखा है कि या तो ये इंडिविजुअली मिलके भी काम करते हैं और बहुत दफ़ा हमने ये देखा कि ये लोग इंडिविजुअली भी काम कर रहे होते हैं. तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्राइम इज it's an act performed by knowledgeable computer users. They have extreme level of knowledge related to software, hardware, and basic languages, and especially security issues. Referred as hackers. तो इनको हम क्या कहते हैं, hackers कहते हैं. अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्राइम्स हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं, या कंप्यूटर क्राइम के जो हमारे पास लोग क्राइम कर रहे होते हैं वो किस टाइप का क्राइम परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फर्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर पायरेसी. अब सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब है कि हमारे पास पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश या इस टाइप के जो हम थर्ड कंट्री में आते हैं, लेवल पे आते हैं, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम जब एक कंप्यूटर सिस्टम परचेज करें, साथ उसको रन करने के लिए जब विंडो इंस्टॉल की जाए वो भी परचेज की जाए, उसके ऊपर जो आपने सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने हैं वो हर सॉफ्टवेयर आप अलग से परचेज करें. तो जब ये चीज़ होगी तो फिर बहुत एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है वो हम पे पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी हमारे पास एक बहुत ऐसी ड्रॉबैक है जिसके थ्रू हमें जस्ट मार्केट में 50, 60, 100 पीस की सीडी मिल जाती है और उसमें वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है जिसको अगर आप परचेज करें तो डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी. तो राउंड अबाउट जो हमारे पास जो एक ऑर्गेनाइजेशन है BSA, बिजनेस सॉफ्टवेयर अलायंस, उनका कहना ये है कि राउंड अबाउट 36% जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमारे चोरी शुदा हैं. जो इस वक्त हमारे पास करंट सिचुएशन में सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं वो मोस्टली चोरी शुदा हैं. अगर आप मेरी विंडो स्क्रीन पे भी देखें तो वहाँ पे एक एक्टिव विंडो का मैसेज आ रहा है, मीन्स के मेरे पास अगर मैं अपनी विंडो को
लीगली रन करना चाहता हूँ तो मुझे इसकी प्रोडक्ट की परचेज करनी पड़ेगी, जो कि $10, $9 और $10 to $15 पर ईयर मुझे पड़ेगी। तो इसका मतलब है मुझे सिर्फ विंडो ही तो यूज़ नहीं करनी, मुझे उसके साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो ये एक बेस्ट एग्जांपल लाइव आपको मैंने दे दी कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है वो एक ऐसा ड्रॉबैक है जिससे हमारे पास बिजनेस या आप प्रॉफिटेबल बिजनेस को भी लॉस में लेके जा सकते हैं। तो डेफिनेटली इस पे जो गवर्नमेंट होती है उसको एक्शन लेना चाहिए या इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि कॉमन पर्सन इस चीज़ पे एक्सेस कर सके। देन हार्डवेयर थेफ्ट, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम नॉर्मली अगर हम किसी से बात करें पर्सन से कि जी हमारी आईटी फील्ड में हार्डवेयर की चोरी हो जाती है, उसके रिसोर्सेज की चोरी हो जाती है, तो वो शायद हमें थोड़ा सा अजीब क्वेश्चनेबल इससे देखेगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है। बट इट इज़ फैक्ट डेट कि हार्डवेयर थेफ्ट होता है, उसकी स्टील होती है, चोरी होती है, और ये इसलिए किया जाता है कि वो हार्डवेयर कंप्यूटर को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या इस टाइप पे बहुत सारी। तो इसकी डिटेल्स आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगी, ये भी हमारे पास एक कंप्यूटर क्राइम मौजूद है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी टाइम थेफ्ट ऑफ टाइम एंड सर्विसेज, किस तरीके से टाइम को चोरी किया जाता है और उसकी सर्विसेज को चोरी किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ जो मुझे हैवी और हैंडसम अमाउंट ऑफ पे करता है और बहुत सारे अलाउंसेस और बहुत कुछ देता है, बट दे एक्सपेक्ट मी कि मैं उनके अकॉर्डिंगली उतना ही काम करके दिखाऊं। अगर क्या हो कि मैं एक सॉफ्ट पेज पे जाऊं और मुझे वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, बट मैं वहाँ पे एक ऐड देखता हूँ जिस पे मैंने ये देखा कि ये तो एक बड़ी अच्छी गेम है। उस अच्छी सी गेम के पीछे मैंने क्या किया कि अपने सारे काम को छोड़ा और मैंने उस गेम पे टाइम स्पेंड कर दिया। ठीक इस तरीके से देखें, आपको जो स्क्रीन पे एड्स नज़र आते हैं, आप बहुत ज़रूरी काम कर रहे होते हैं लेकिन अचानक आपको एक ऐसा ऐड और ऐसा क्लिप नज़र आता है जहाँ पे आप क्लिक करने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक, तो अगर उसने अपना एक्चुअल काम नहीं किया और उसके अगेंस्ट वो अपना पर्सनल काम लेके बैठ गया या वो एक्चुअल काम नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ जो हम जिन्हें थर्ड लेवल की कंट्रीज कहते हैं, उनके देखें हमारे जैसे गूगल ओपन होता है या कोई भी वेबसाइट ओपन होती है तो हमारे यहाँ ब्रांड्स की डिस्काउंट ऑफर आ जाती है, सेल आ जाता है जी, धमाका आ गया, और इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें ऑफर्स आ जाती हैं। तो डेफिनेटली अगर मुझे कुछ मनी सेव करनी है तो मैं उस लेवल पे लाजमी जाऊंगा और मेरा टाइम भी चोरी होगा और मेरी सर्विसेज भी चोरी होंगी। देन कंप्यूटर वायरसेस को इंजेक्ट किया जाता है डिफरेंट वेज में। बिल्कुल एक मॉलवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है जो वायरस कहलाता है। बेसिकली कोड बेस ये चीज़ें होती हैं और वो मॉडिफाई कर सकते हैं आपके डेटा को, आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके डेटा को चेंज कर सकते हैं या उसको करप्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर वायरस बनाया ही इसलिए जाता है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया पर जाके वहाँ पे उसको अफेक्ट करे और उस डेटा को या तो डिलीट कर दे या फिर क्या करे कि वहाँ पे उसको इन्फेक्ट कर दे और वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड होता रहे और बाकी सिस्टम भी उससे इफेक्ट होते रहें, तो डिस्ट्रॉय होते रहें। वर्म क्या है? बेसिकली इज अ स्टैंड अलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि इटसेल्फ रेप्लिकेट बनाता है ऑर्डर टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ये बिल्कुल ऐसे ही आपने एक सिस्टम में यूएसबी लगाई, वहाँ से कुछ डेटा कॉपी किया, नेट से कॉपी किया,
तो वो जो वॉर्म है बेसिकली वो एक आपकी यूएसबी कंप्यूटर सिस्टम से यूएसबी में आया, यूएसबी से आपने उसको आगे कहीं ट्रांसफ़र किया, तो जहाँ जहाँ वो फाइल ट्रांसफ़र होती जाएगी वो साथ साथ चलता रहेगा। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि हमारे यहाँ ऐसे वायरसेस आते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस की फॉर्म में होती हैं। उनके एक जो डिस्प्ले होता है उस पर किसी भी एक्ट्रेस की जो कि बहुत फेमस होती है, ब्यूटीफुल होती है, उसकी पिक्चर वहाँ पे एम्बेड की जाती है। और डेफिनेटली अगर कोई भी उसको अट्रैक्ट करेगा तो उसको ओपन करेगा तो वो एक उस सिस्टम की हर फाइल में जा सकता है। तो रियासिन के नाम से हमारे पास एक वायरस आया था, उनकी एक्ट्रेस की पिक्चर लगाई गई थी, और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हम मौजूद हैं जो कि विद टाइम जो है डिफरेंट फॉर्म में सिस्टम्स में वायरसेस को इंजेक्ट किया जाता है। देन हमने कहा कि ट्रोजन हॉर्स हमारे पास एक वायरस है जो कि हमारे पास डिफरेंट यूज़र सिस्टम में एक्सेस को गेन करने के लिए यूज़ होता है। उनको एक्सेस करता है, देन उसमें अपने जो भी एक्शन परफॉर्म होता है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। इवन के यहाँ तक है कि हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वहाँ पे अगर वायरस है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो यूज़र होता है उसे भी नहीं पता होता कि मेरे सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा रहा है। ना कि इस तरीके से कि जैसे फेसबुक पे आप चले जाते हैं, आपको बहुत सारे फ्री ऐप्स मिलते हैं जिसमें आप अपनी बॉडी मसल्स बना सकते हैं, अपनी फेस को कार्टून शेप दे सकते हैं, आप अपने कोई भी फ्यूचर प्लानिंग देख सकते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है। तो इस टाइप के फ्री सॉफ्टवेयर बेसिकली कोई भी एक वायरस आपके सिस्टम में इंजेक्ट कर सकते हैं और आपकी सर्विसेज को एक्सेस किया जा सकता है। टाइम बॉम्ब वायरसेस हैं। अब देखें, अगर आप किसी को कहें जी हमारे आईटी फील्ड में टाइम बॉम्ब वायरसेस होते हैं, बोलेगा बहुत वेरी गुड, पर कैसे? बिल्कुल ऐसे कि वो आपके सिस्टम में जब एंटर हो जाते हैं वहाँ पे उनको एक्सेस मिल जाता है, तो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग उसमें और उसकी डेट और टाइम में मैच होता है, और वो वेट कर रहा होता है कि जब वो सिस्टम का टाइम और जो उस वायरस में जो टाइम एक्टिव डेट थी, टाइम था एक्टिव, वो जब एक्टिवेट हो जाता है, मैच हो जाता है, तो देन वो वायरस अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है। देन सडनली वो जब एक्टिवेट होता है तो वो कोई भी डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है। आपके सिस्टम का फॉर एग्जांपल आईपी एक्सेस दे सकता है, आपके सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन दे सकता है, डिफरेंट काइंड की फाइल्स को करप्ट कर सकता है, या फिर उन फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिलीट का एक ऑटोमेटिकली ऑपरेशन जनरेट हो जो कि आपके सिस्टम को ये कहे जी इस फाइल को डिलीट करना है, और वो जैसे हम शिफ्ट डिलीट प्रेस करते हैं वैसे ही वो पूरी सिस्टम से इम्पोर्टेंट फाइल्स जो है वो डिलीट कर सकते हैं। देन फाइल इन्फेक्टर वायरस, जैसे हम फाइल्स की बात कर रहे हैं तो इसी टाइप के फाइल्स को इन्फेक्ट किया जा सकता है। डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके जैसे स्प्रेडशीट हो गई, MS वर्ड हो गया, या गेम्स हो गई उसमें, या इस टाइप की बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो कि आपके सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो उनको क्या कर सकता है, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है या इन्फेक्ट कर सकता है, या फिर उनको एक्सेस दे सकता है। कौन किसको? पहले तो आपके आईपी लोकेशन या आपका इंटरनेट एक्सेस या जो भी है वहाँ पे आपका एड्रेस पर ट्रांसफ़र होगा, वो वहाँ से एक्सेस होगा, देन आपकी फाइल्स को शेयर किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जो 24 आवर्स आपके ऑनलाइन वर्किंग में होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, बैंक्स में इस टाइप के सर्वर्स लगे होते हैं जो कि 24 घंटे अपडेट रहते हैं, ऑन पावर रहते हैं, कनेक्टेड विद इंटरनेट रहते हैं, और बहुत सारी सर्विसेज को एक्सेस किया जा रहा होता है उससे। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम करते हैं उनको पता होगा कि वो किस तरीके से सिस्टम्स को आफ्टर मंथ्स जो है वो जस्ट रीस्टार्ट करते हैं ताकि वो सर्विसेज को कंटिन्यू किया जा सके या कोई इशू ना हो, अदरवाइज दे डोंट नीड टू शट डाउन देयर सिस्टम।
तो ये हमारे पास जो है बहुत सारे सिस्टम्स हैं। अब उसके बाद मैक्रो वायरसेस हमारे पास आ गया। ये क्या कर सकता है, इन द सेम मैक्रो लैंग्वेजेस यूज, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे MS एक्सेल, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड, पावर पॉइंट या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको उन्हीं लैंग्वेज में प्रोग्राम किया जाता है। तो वो जब उसी सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन में प्रोग्राम होते हैं तो वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली उन सिस्टम एप्लीकेशन में एक्टिव हो जाते हैं जब उनको ओपन किया जाए। तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसे हमें नहीं पता होता कि किस फाइल में क्या है, हमें जस्ट अगर हेडिंग नज़र आए और हेडिंग नज़र आने के बाद हम कहें जी ये हमारे काम की फाइल है, इसको एक्सेस कर लिया जाए, तो वो हम एक्सेस कर लेते हैं। देन उसको एक्सेस करने के बाद वो क्या कर सकता है, उसको उसी तरीके से काम में ला सकता है। बूट सेक्टर वायरसेस बेसिकली हम क्या कहते हैं जी, हमारे जो सिस्टम है उसमें बूट एक ऑप्शन होता है जो हमारे प्रोग्राम्स को लोड कर रहा होता है। तो बूट सेक्टर इज अ टाइप ऑफ वायरस डेट इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर और फ्लॉपी डिस्क और मास्टर बूट रिकॉर्ड, जिसको हम MBR कहते हैं, ऑफ हार्ड डिस्क, जो कि समटाइम उसको इन्फेक्ट करता है लेकिन MBR को नहीं करता, या उसके डॉस लेवल पे जाके कमांड्स को स्प्रेड करता है और उनको इन्फेक्ट करता है। तो बायोस में हमें पता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो बायोस में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जैसे डेट, टाइम, वो प्रोग्राम, उनके आइकॉन, डिस्प्ले वगैरह, ये सारी चीज़ें वो उनके बूट सेक्टर होने के बाद जैसे विंडोज से वो बूट होती है, हमारे पास जो विंडो इंस्टॉल होती है उसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको सामने लेके आते हैं। तो दोनों आपस में कमांड्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से भी वायरसेस को जनरेट किया जा सकता है। तो हमने देखा कि बहुत सारी कंप्यूटर वायरसेस हैं जो कि सिक्योरिटी क्राइम्स कहलाते हैं। अब वो उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं या किस वे में हम मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हम उनको मार्केट में डिप्लॉय करते हैं या किसी भी सिस्टम में डिप्लॉय करते हैं। अब जब हमने ये देखा कि क्राइम है और वो किस वे में किया जा सकता है, तो थर्ड पार्ट हम देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर पायरेसी और लॉ होती है उसकी लीगल डेफिनेशन क्या है और सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है बेसिकली। तो ये चीज़ देखना भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमने कहा जी सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है अनऑथराइज्ड कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। अब अनऑथराइज्ड क्या है, बेसिकली मैंने जब ये विंडो परचेज की या सिस्टम परचेज किया तो उसके साथ मैंने विंडो परचेज की, तब तक जब तक उनका एक ड्यूरेशन था, ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर या 6 मंथ्स 4 मंथ्स, तो उस वक्त तक मेरे पास वो चीज़ प्रॉपरली चलती रही। अब वो चीज़ चल रही है बट उन्होंने कहा जी अब इसका टाइम एक्सपायर हो चुका है, यू हैव टू परचेज न्यू लाइसेंस। अब न्यू लाइसेंस जो है वो मुझे मिलेगा $10 to $15 में मिनिमम। अगर $10 to $15 को पाकिस्तानी रुपीज़ में, इंडियन या बांग्लादेशीज या किसी भी कंट्री में कन्वर्ट किया जाए तो डेफिनेटली एक अमाउंट बनता है और देन उनको पे करने का तरीका और ये बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानी बन जाती है जो कि हम अफोर्ड नहीं करते। तो हम इसके अल्टरनेट क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर पायरेसी की तरफ जाते हैं और वो जो अनऑथराइज्ड कॉपिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर होती हैं उन पे एक्सेस करते हैं और उन्हीं सिस्टम्स को अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में रन कर रहे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा लाइसेंस देखें यहाँ पे आपको मालूम होगा कि लाइसेंस जस्ट फॉर मी, अगर मैं परचेज़ करता हूँ तो मुझे जो है वो यूज़ करना है, या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं परचेज़ कर सकता हूँ या कुछ भी। तो इस वजह से जब ये एक्सपायर हो जाते हैं तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि मैं इन रूल्स की वायलेशन करूँ और मैं अपने सिस्टम को रन करूँ। बट इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, क्योंकि पाकिस्तान में इसका लॉ मौजूद है। इन केस इफ़ यू
तो अगर आप ऑथराइज्ड हैं, किसी बुक राइटर हैं, किसी चीज़ के, किसी सॉफ्टवेयर के, किसी प्रोग्राम के, और आपके पास ये राइट है कि आप पाकिस्तान में उनकी ऑर्गेनाइजेशन BSA जो है उसमें जाके आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, और इसके लिए डिफरेंट जो है आपको प्लेंटी अमाउंट भी नज़र आएगा और 3 years इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो ये एक डेफिनेटली हमारे पास लॉ है और हम उसके लिए जा सकते हैं, बट इन पाकिस्तान डेफिनेटली वी आर यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर्स विदाउट बाइंग एनी लाइसेंस। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ देख लें, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस देख लें, हमारी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ देख लें, वहाँ पे भी आपको सॉफ्टवेयर वही मिलेंगे जो नॉर्मली अनऑथराइज्ड वे में या अगेंस्ट द कॉपीराइट्स में चल रहे होते हैं। सो इट्स पाकिस्तान। नाउ हमने पहली चीज़ देखा कि कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर क्राइम क्या है, देन हमने देखा किस टाइप के कंप्यूटर क्राइम्स हो सकते हैं, देन हमने देखा कि इसके अगेंस्ट कॉपीराइट क्या है और उसके लिए कौन कौन से आपके पास लॉज मौजूद हैं। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन के कंप्यूटर्स को सिक्योरिटी थ्रेट से किस तरीके से बचाया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है, इफ़ यू आर यूजिंग विंडो 8 एंड 10, डेफिनेटली 7 भी ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपका टर्न हो जाता है, आपकी सिक्योरिटी फायरवॉल को एक्टिवेट कर देता है। तो फायरवॉल आप क्या करती है कि आपके सिक्योरिटी अटैक से आपके सिस्टम को प्रिवेंट करती है और एक्सेस को डिनाइड करती है जो इंट्रूडर्स आते हैं। देन कीप ऑल सॉफ्टवेयर अप टू डेट। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें समझनी पड़ेगी। चाहे हम लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम पायरेटेड या अनरजिस्टर्ड और कॉपीड जो भी आप कह लें सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी अपडेट्स आती रहती हैं। ठीक, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है तो आफ्टर वीक, 2 weeks, 3 weeks, मंथ्स आपको एक दफ़ा उसको अपडेट ज़रूर करना पड़ेगा। वो इस वजह से कि आप जब उसको अपडेट करते हैं तो आपकी बहुत सारे फीचर्स जो नए आते हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, और देन सिक्योरिटी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है, नए फीचर्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, और न्यू उसमें अपडेशन में आपको बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। देन एंटीवायरस को यूज़ किया जाए, और करंट मार्केट में जो सबसे एक्टिव एंटीवायरस है उसको यूज़ किया जाए। आपके पास नॉर्टन है, मैकेफे है, फिर बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं, एंटीवायरसेस जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाते हैं, आपको विद क्रैकर्स भी मिल जाते हैं क्रैक। देन आप उनकी सिक्योरिटी कीज़ भी एक्सेस कर सकते हैं, नेट से आपको इजीली अवेलेबल होती है। बट विंडो 10 में ऑलरेडी ये सिक्योरिटी फीचर इंस्टॉल्ड है, बट आप इससे प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तब भी आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस को ज़रूर इंस्टॉल करें ताकि आपके सिस्टम को सिक्योर बनाया जा सके। तो बहुत सारी आपको जब आप सिक्योरिटी एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो एट द एंड ऑफ डे या वीक आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं कि इतने सिक्योरिटी अटैक्स जो हैं, ये इतनी फाइल्स जो हैं वो हार्मफुल थी आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो ये देखिएगा डेयर्स, हमारे पास सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी को डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। जितना डिस्कस किया जाए बहुत कम में, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या है। तो ये चीज़ देखिएगा। देन थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देन यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय फेसबुक पेज SSB। अब अपने होस्ट शाहिद शहजाद बाजवा को SSB को इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।